हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकी प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ CHSL 2024 के लिए प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत CHSL 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास 9 है। इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। देखिए, मेरी क्लास उन सभी बिगनर्स के लिए जिन्होंने थ्योरी पढ़ी है या फिर जिसने थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन दिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इस क्लास का PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, और इसकी विधि मैं आपको बता दूंगा इस क्लास के बीच में। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के काटने से फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने तथा प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए जापानी मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन बी आत्मलिस्मेनियासिस या फिर कालाजार उन्मूलन, या फिर ऑप्शन डी अतिसार, या फिर ऑप्शन डी एनाप्लाज्मोसिस। तो इसका सही जवाब है बालू मक्खी के काटने से फैलता है कालाजार या फिर आत्मलिस्मेनियासिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, बालू मक्खी एक्चुअल में बालू मक्खी के काटने से नहीं होता, बालू मक्खी पर एक प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से कालाजार होता है। अच्छा, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो उसे देख लेते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की एक ट्रिक होती है पे काम सोप। पे क्या मतलब होता है पेचिश, का से मतलब होता है कालाजार, म से मतलब मलेरिया, सो से मतलब सोने की बीमारी, और पा से मतलब होता है पायरिया। तो ये होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। आइए देखेंगे इसमें से कौन कौन सा प्रोटोजोआ किस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। पेचिस को देखेंगे। देखिए, पेचिस में बड़ी आंत प्रभावित होती है, और यह एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस किससे होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है, और ये दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है। इसके अलावा कालाजार को देखेंगे, तो कालाजार लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इसमें ये फ्लेबोटोमाइन बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, और इसमें तिल्ली और प्लीहा प्रभावित होती है। यानी कि जो बालू मक्खी होती है वो लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ का एक तरह से वाहक होती है। ठीक है। इसके अलावा मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इस प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज मच्छर अपने साथ ले जाती है। कौन सा मच्छर लेके आती है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इस बीमारी में तिल्ली और RBC होती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा सोने की बीमारी निद्राणु रोग होता है, निद्राणु रोग बोलते हैं। ये होता है ट्रिपनोसिन नामक प्रोटोजोआ से होता है, और इस प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी वहन करती है, और इससे मस्तिष्क और तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा पायरिया एंटमीबा जिंजीबेरी से होता है। इसमें प्रोटोजोआ का नाम क्या है? एंटमीबा जिंजीबेरी। ये दूषित जल में पाया जाता है, और इस बीमारी में मसूड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको इसके प्रोटोजोआ याद रखने हैं, और कौन कौन से होने वाले रोग हैं ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए मैं आपको मेथड बता दूंगा क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल? 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हैं? ये हमारे पास क्वांटम संख्या दे रखी है, और हमें बताना है कि 4f कक्षक में कौन से क्वांटम संख्याएं हैं। देखिए, इसमें 4 है, 4 का मतलब n बराबर तो 4 है। देखिए n बराबर 4 कहाँ पर है? यहाँ भी n बराबर 4 है, यहाँ n बराबर 4 है, यहाँ n बराबर 4 है। तो इसका मतलब B तो इसका सही जवाब नहीं हो सकता, ACD में से एक हो जाएगा। अच्छा, F जो होता है, F के लिए L बराबर 3 होता है। तो देखते हैं L बराबर 3 कहाँ कहाँ पर है। तो ये L बराबर 3, यहाँ पे L बराबर 3 है, और यहाँ पे L बराबर 3 है। इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, L बराबर 3 होगा, तो जहाँ L बराबर 3 होगा वहां पर M बराबर 4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जहां L बराबर 3 होगा वहां पर M बराबर 4 नहीं हो सकता, इसलिए D भी कट जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है। अच्छा, अब भी आपको शायद कम समझ में आया हो, अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्वांटम संख्या होती कैसी हैं। देखिए, क्वांटम संख्या क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति को बताती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड होती हैं। ठीक है। अच्छा, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। पहली क्वांटम संख्या जो होती है उसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दिखाती है। किसको दिखाती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षा को दिखाती है, और इसे n से डिनोट करते हैं। जैसे कि n बराबर 1 2 3 4, जैसे कि इसमें दे रखा है 4f, तो इसमें 4 क्या है? n है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ठीक है। इससे दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास द्विगंशीय क्वांटम संख्या।
द्विगंशी क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा को दिखाती हैं और इसे एल से डिनोट करते हैं। किसको दिखाती हैं? उपकक्षा को दिखाती हैं। जैसे कि इसका सूत्र होता है एल बराबर n-1। सूत्र याद रखो या मत याद रखो, वैसे भी उपकक्षा 4 ही होती हैं तो उनको वैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि एस उपकक्षा के लिए एल बराबर 0 होता है, ठीक है। पी उपकक्षा के लिए एल बराबर 1 होता है, डी उपकक्षा के लिए एल बराबर 2 होता है और एफ उपकक्षा के लिए एल बराबर 3 होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये एल की वैल्यू हो गई, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास आ जाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या दिखाती है? कक्षक को दिखाती है, ठीक है। किसको दिखाती है? कक्षक को दिखाती है। तो ये कक्षक है हमारे पास, ये बॉक्स जो बनने हैं ये कक्षक है, तो कई कक्षक को दिखाती है और इसे एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? एम से। इस प्रकार जैसे कि एम है, एम बराबर -L से लेकर +L तक रहता है। जैसे कि अगर एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये -1 से लेकर +1 तक रहेगी। अगर एल की वैल्यू 3 है तो ये -3 से लेकर +3 तक रहेगी। अभी हमने देखा था इसमें, अभी जो क्वेश्चन आया था इसमें 4f की वैल्यू जो इसमें एल जो आया था वो 3 था, लेकिन उसमें m 4 दे रखा था, तो वो इसलिए गलत हो गया। लेकिन क्योंकि जहां f अगर 3 होगा तो वहां भी -3 से लेकर +3 तक चलेगा, तो m तो 4 हो ही नहीं सकता, ठीक है। जहां 3 होगा तो -3 से लेकर +3 तक चलेगा। अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जब पी उपकक्षा के लिए एल बराबर 1 होता है, पी उपकक्षा के लिए एल बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं इसे देखेंगे। देखिए, अगर ये एल बराबर 1 है तो इसे -1 0 और +1 से दिखाएंगे, ठीक है। अगर 2 होता तो -2 -1 0 +1 +2 दिखाते, तो इसे इस तरह से दिखाते हैं। अच्छा, चौथा क्या होता है? चौथा देखेंगे, चौथा जो होता है चक्कर क्वांटम संख्या चौथी होती है। इसे एस से डिनोट करते हैं और ये चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन की दिशा को दिखाती है। क्या दिखाती है? इलेक्ट्रॉन की दिशा को दिखाती है, ठीक है। जब ये क्लॉकवाइज होती है तो उससे तो तब एस बराबर +1/2 मान होता है उसका, जब क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ एरो का निशान लगा होता है, ठीक है। ये एरो का निशान आधा लगा होता है, ठीक है, आधा होता है। और ये जब सीधा होता है तो एस बराबर +1/2 होता है। जब ये उल्टा होता है तो एस की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। अच्छा, इनको भरते कैसे हैं? इनको भरते कैसे, इलेक्ट्रॉनों को कक्षक में भरते कैसे, इसे देखेंगे। देखिए, पहले तो सीधा सीधा भरेंगे और सभी में भर लेंगे, जितने कक्षक होंगे उन सभी में पहले सीधा सीधे भरेंगे। जैसे कि इसमें मैंने पहले ऐसे भरूंगा, फिर इसमें भरूंगा, फिर इसमें भरूंगा। अब इसमें कक्षक नहीं है आगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो अब इसमें उल्टा भरा जाएगा। ऐसे ये भर दिया, इसमें ऐसे भर दिया और इसमें ऐसे भर दिया, तो ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका, ठीक है। अच्छा, अब एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फ्लोरीन के 9वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालिए। तो हमें फ्लोरीन के 9वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकाल के अभी बताऊंगा, चारों की चारों क्वांटम संख्या, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो ये होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5, ठीक है। इसने 9वें इलेक्ट्रॉन की बात की है तो 9वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ेगा। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 9वां इलेक्ट्रॉन यानी कि इसने अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें क्वांटम संख्या निकालनी है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं, सबसे पहली बात आती है मुख्य क्वांटम संख्या की। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये है हमारे पास 2। तो ये जैसे कि हमें 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है तो हमारी इस पे बात करेंगे ना हम, इस पे 2p5 पे, तो 2 क्या हो जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। n बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 2। अच्छा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या कितनी हो जाएगी? ये p, मैंने भी बताया था p के लिए वैल्यू, p की वैल्यू क्या होती है? l बराबर 1 होती है। p के लिए l बराबर 1 होता है, तो l बराबर क्या? द्विगंशीय क्वांटम संख्या हो जाएगा 1 और मुख्य क्वांटम संख्या हो गया 2, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम की और चक्कर क्वांटम की। अब चुंबकीय क्वांटम के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे p की वैल्यू अगर l बराबर 1 है, ठीक है, तो हम इसे कैसे भरेंगे कक्षक में? -1 0 +1, ठीक है, -1 0 +1। अब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अंत में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें भरने हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें भरेंगे सीधा, फिर ये सीधा, फिर ये सीधा, ठीक है, फिर ये उल्टा, फिर ये उल्टा, तो 5वां इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें आ गया। यानी कि इसने 9वें इलेक्ट्रॉन की बात करी है, तो ये 9वां ही इलेक्ट्रॉन है, p का 5वां इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पूरे का फ्लोरीन का 9वां इलेक्ट्रॉन है। तो 9वां इलेक्ट्रॉन किस में आया? 0 वाले कक्षक में आ गया, इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर क्या हो जाएगा? 0, और चक्कर क्वांटम संख्या ये उल्टा आ रहा है, तो उल्टे के लिए s की वैल्यू कितनी होती है? -1/2, तो s बराबर -1/2 हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल हम इसे ऐसे लिख देंगे, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0 और s बराबर -1/2, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1891 में, ऑप्शन बी 1885 में, ऑप्शन सी 1876 या फिर ऑप्शन डी 1882। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो पूरा देखेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें एग्जाम में बनती हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि इन्हीं को हम एओ ह्यूम कहते हैं। ये स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, और इन्हें शिमला का संत भी कहते हैं। तो याद रखेंगे भैया किसको शिमला का संत कहते हैं, तो भारत ये एओ ह्यूम को शिमला का संत कहते हैं। देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको याद रखना होगा भैया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बंबई में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ये भी याद रखना है। इसके अलावा इसके पहले अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि पहला अध्यक्ष क्या हुआ था? बंबई में हुआ था। और बंबई में अध्यक्षता इसकी किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, याद रखना है आपको ये। अच्छा, दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। पहले इसको भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था, लेकिन दादा भाई नेहरू ने इसका नामकरण कर दिया। नामकरण कर क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना, दादा भाई नेहरू का नाम, ठीक है। और इसकी स्थापना के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, ये भी याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके कुछ अधिवेशन जो कि इंपोर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला जो पहले अधिवेशन की तो हमने बात कर ली, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब तृतीय अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। 1987 में तृतीय अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, ये मद्रास में हुआ था। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक। अच्छा, चौथा अधिवेशन याद रखेंगे आप, 1988 में चौथा अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। और ये अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये अधिवेशन? इलाहाबाद में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। और ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपको याद रखना है सारी जानकारी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी और इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। ये भैया ये थोड़ा सा हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम, पहली बार। अच्छा, आगे चलते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है भैया। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1907 का सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सूरत अधिवेशन इंपॉर्टेंट? इस वजह से क्योंकि इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो वर्गों में, एक गर्म दल में और एक नरम दल में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 1907 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। और हाँ, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि भैया पहला राष्ट्रीय सबसे पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धड़ ने की थी और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था, ठीक है। इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1907 में तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन यहाँ पर तीनों गर्म दल, धर्म दल और मुस्लिम लीग तीनों के तीनों एक हो गए थे। 1907 में विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल का, ठीक है। और जो 1916 में एक हो गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार ने की थी और इस अधिवेशन में गर्म दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे, याद रखेंगे आप इसे। आगे चलते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, अच्छा, इसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। याद रखेंगे आप कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। अब आता है 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने और महात्मा गांधी ने केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सी अधिवेशन की? बेलग्राम अधिवेशन की। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन, अच्छा, इसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की और ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ये याद रखना। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी और पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी? यूपी की बनी। कहाँ की बनी थी? यूपी की बनी थी, याद रखेंगे आप इसे।
आगे चलते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा कहाँ हुई थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई थी। और इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है। अच्छा, इसी वजह से हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था और कुछ इसके आर्टिकल भी लागू कर दिए थे, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान। ये इसी की वजह से। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन ए रॉबर्टसन ने, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी इरविंग फिशर या फिर ऑप्शन डी जेएम कीन्स ने। तो जो मौद्रिक भ्रम की अवधारणा दी थी वो इरविंग फिशर ने दी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इरविंग फिशर। देखेंगे मौद्रिक भ्रम किसे कहते हैं। इसका मतलब लोगों की वास्तविक के अतिरिक्त नामात्र के संदर्भ में सोचने की प्रवृत्ति से है। वास्तविक के अतिरिक्त नामात्र के संबंध में सोचने की प्रवृत्ति से है। शायद आपको इससे कम समझ में आया हो। देखिए उदाहरण से समझेंगे इसे। देखिए मान लिया गया कि व्यक्ति के वेतन में 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई होता है। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति में 5% की, मुद्रास्फीति में भी 5% की वृद्धि हुई है। तो वे सोचते हैं कि उनके वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तव में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मान लिया कि वेतन में 5% वृद्धि हुई है और महंगाई भी 5% बढ़ गई है, तो इसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में क्या है कि वेतन में वृद्धि हुई है 5%। ठीक है, तो ये होता है मौद्रिक भ्रम। अच्छा, एडम स्मिथ के बारे में देख लेते हैं। ये एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं और इन्होंने पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 की पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, और इन्होंने हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया था। इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता और ये पूंजीवाद के समर्थक थे एडम स्मिथ, ये याद रखेंगे आप। अच्छा, जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स बोलते हैं इन्हें, और इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रस्तुत करता थे। ये इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था दी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी भी होते हैं और समाजवादी होते हैं। समाजवादी वो होते हैं जिसमें पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होता है, और पूंजीवादी वो होते हैं जिनमें सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसकी पुस्तक थी? जेएम कीन्स की पुस्तक थी। याद रखेंगे आप इन सब चीजों को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉबर्टसन, तो इन्होंने मौद्रिक विकास के सिद्धांत में योगदान दिया था रॉबर्टसन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अकबराबाद, ऑप्शन बी दीनपनाह, ऑप्शन सी मोहम्मदाबाद या फिर ऑप्शन डी सीरी। तो हुमायूं ने दीनपनाह का निर्माण करवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दीनपनाह। देखिए हुमायूं को देखेंगे, ये दूसरे मुगल शासक थे, बाबर के बाद ये हुमायूं आए थे। तो हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया था और एक किया था 1555 से लेकर 1556 में। इन्होंने 2 टुकड़ों में शासन किया था हुमायूं ने। देखेंगे बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं और इसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े थे। इसने कई युद्ध कौन कौन से लड़े इसे देखेंगे। 1530 में शासक बन गया था। इसके बाद 1531 में कालिंजर का युद्ध, 1532 में दोहराई का युद्ध, फिर 1534 में मोहम्मद जमान मिर्जा एवं मुगल सुल्तान मिर्जा के विद्रोह को दबाया था इन्होंने। इसके बाद फिर 1535 से 36 में गुजरात के शासक बहादुर शाह से सारंगपुर का संघर्ष हुआ था इनका। इसके बाद जो मेन चीज है वो चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। 27 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हो गया था और इस युद्ध के बाद शेर खान को शेरशाह की उपाधि मिली थी। तो शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी चौसा के युद्ध के बाद। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आता कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और बिलग्राम के युद्ध से ही हुमायूं फिर यहाँ से भाग गए, भारत से, यानी कि दिल्ली छोड़कर भाग गए थे यहाँ से हुमायूं। और इस तरह दिल्ली पर फिर से अफगानों का शासन हो गया था। ठीक है, अच्छा, 1555 में फिर से ये हुमायूं फिर से आया और अफगान सेना मुगल सेना के बीच सरहिंद का युद्ध हुआ और अफगान सेना का नेतृत्व किया था सिकंदर शाह सूरी ने
और मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1555 में, 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध से ये चले गया था। उसके बाद 1555 में फिर से लौट के आया और सरहिंद का युद्ध हुआ, और सरहिंद के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खान ने और अफगान सेना का नेतृत्व किया था सिकंदर शाह सूरी ने, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात एक बार फिर से हुमायूं को दिल्ली में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें मुगल सेना जीत चुकी थी। और फिर 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था हमारे पास हुमायूं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटिश के संविधान से, ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान, या फिर ऑप्शन डी अमेरिका का संविधान। तो भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटिश का संविधान। देखेंगे ब्रिटिश से और क्या चीज ली गई है। ब्रिटिश से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता और औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद और संसद की सर्वोच्चता, ये ली गई है कहां से? ब्रिटिश से ली गई है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और मनोनीत सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से, लेकिन निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से देखते हैं क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से ली गई है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन और महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और प्रस्तावना, ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। अच्छा, अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना, और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, और सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य या और पंचवर्षीय योजना। और कनाडा के संविधान से ली गई है जीएसटी, राज्यपाल और अवशिष्ट सूची, ये कनाडा के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कहां पर सबसे ज्यादा है? केरल में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर है, ठीक है, याद रखेंगे। अब जनगणना की बात की हुई है 2011 की, तो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं हम। देखिए, जनगणना के मुख्य तथ्य, तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं करवा पाई थी। पूरी किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में इन्होंने पूरी तरह से जनगणना कराई थी, ठीक है। अच्छा, प्रथम स्वतंत्र जनगणना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में, याद रखेंगे। अब 2011 की जनगणना के मुख्य तथ्य देखेंगे। भारत की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 121 करोड़ है, और जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन सारे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, और नगरीय जनसंख्या जो है वो 31.2% है, ये भी याद रखने हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, इसकी जनसंख्या 20 करोड़ है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 6 लाख है, और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है, और सबसे अधिक साक्षरता दर भी केरल में है, जो कि 94% है, और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है, जो कि 61.8% है। याद रखेंगे आप इन सारी चीजों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है? ठीक है, 2 अक्टूबर को किसके रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन सी विश्व वन्य जीव दिवस, या फिर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, तो इन्हीं की वजह से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को,
और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। या चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। ऑप्शन बी, इसे सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी, इसे 1960 और 1970 के दशक की अवधि में शामिल किया गया था। ऑप्शन डी, इसे पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में शुरू किया गया था। देखिए, हरित क्रांति का दूसरा चरण 1980 के दशक की अवधि में शामिल की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, 1960 से 1970 के बीच में तो पहली हरित क्रांति चली थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, हरित क्रांति पहली भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय 1966 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं स्वामीनाथन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एम एस स्वामीनाथन है, क्योंकि इन्हें 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रथम हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी यानी कि उन्नत किस्म की बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया था, और इसमें मोटे अनाज के उत्पादन पर भी जोर दिया गया था, और जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन बढ़ गया। धान के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दलहन और तिलहन का उत्पादन घट गया था। और हरित क्रांति का केंद्र जो है वो शामली में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बात करेंगे। ये 1980 के दशक से शुरू हुआ था, और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था। ये द्वितीय हरित क्रांति में याद रखेंगे आप इन सारी चीजों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आणविक सूत्र C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग मुख्यतः एक्रिलिक अम्ल, एक्रिलिक एस्टर के उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, नेफ्थाल्डिहाइड। ऑप्शन बी, वेनिलीन। ऑप्शन सी, एक्रोलीन। ऑप्शन डी, मस्कॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्रोलीन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्रोलीन। एक्रोलीन का आणविक सूत्र होता है C3H4O। अच्छा, अब बाकी के देख लेते हैं। पहले तो ये देखेंगे एक्रिलिक अम्ल किसे कहते हैं। देखो, एक्रिलिक अम्ल का यूज कहाँ होता है? एक्रिलिक अम्ल का प्रयोग होता है चिपकाने वाले पदार्थ, कोटिंग्स, पेंट जैसे विभिन्न उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है एक्रिलिक अम्ल का यूज। अच्छा, एक्रिलिक एस्टर कहाँ यूज होता है? एक्रिलिक एस्टर का यूज होता है, इसका उपयोग बहुलक और प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है, एक्रिलिक एस्टर का यूज। ठीक है, याद रखेंगे आप इसे। अब देखेंगे हम नेफ्थाल्डिहाइड। नेफ्थाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C11H8O। C11H8O ये नेफ्थाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, इसका उपयोग डाइज में, रंजक में और फार्मास्यूटिकल्स में के उत्पादन में किया जाता है, इसका यूज। ठीक है, अब हम देखेंगे वेनिलीन। वेनिलीन का फॉर्मूला होता है C8H8O3। अच्छा, इसका उपयोग भोजन तथा पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। मस्कॉन का जो सूत्र हो जाता है C16H30 और O, ये मस्कॉन का हो जाता है। अच्छा, इसका उपयोग किया जाता है इत्र और सुगंध के उत्पादन में, मस्कॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिस स्टैंड बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिस स्टैंड का क्या अर्थ है? देखिए, हॉकिस का मतलब होता है आक्रामक या शक्ति बनाए रखना। ठीक है, ये हॉकिस का मतलब होता है। तो मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों में हॉकिस स्टैंड बनाए रखा। आइए देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ब्याज दरों में कमी की गई। देखो, हॉकिस का मतलब तो शक्ति या फिर आक्रामक नजरिया बनाए रखना, आक्रामक तरीके को अपनाना। तो ये ऑप्शन ए तो सही हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी, ब्याज दरों में वृद्धि की गई, हाँ ये हो सकता है, ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया। और ऑप्शन डी है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई। तो इसमें आक्रामक सबसे ज्यादा क्या लग रहा है? इसमें सबसे ज्यादा सख्त क्या चीज लग रही है? ब्याज दरों में वृद्धि की गई, यही सबसे ज्यादा सख्त लग रही है, तो यही हॉकिस स्टैंड हो जाएगा। सही, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्याज दरों में वृद्धि की गई। ठीक है, या हॉकिस क्या होता है? देखो, हॉकिस ना हॉक के विचार से आया था, हॉक के विचार से आया था ये, और इसका अर्थ होता है आक्रामक और सतर्कता से है। ठीक है, और डोविस बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। और यह कबूतर की छवि के नाम पर रखा गया था, जो कि शांति से जुड़ा हुआ है। डोविस शब्द किससे जुड़ा हुआ है? शांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, ये शांति शांति 2 बार लिखे है, शांति से जुड़ा हुआ है डोविस शब्द। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। किसी व्यक्ति के 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे
का क्या कारण है? ऑप्शन ए, इसे बारीकी से और कलात्मक ढंग से ढाला गया है। ऑप्शन बी, इसे पिघलाकर इसमें से 10 रुपए की धातु निकाली जा सकती है। ऑप्शन सी, इसमें इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। या फिर ऑप्शन डी, इसका नेट मूल्य जो होता है 10 रुपए से अधिक होता है। यहाँ पे नेट है भैया, जो नहीं है, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है, इसे सही कर लेना। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, 10 रुपए का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण है? अगर आप 10 रुपए का सिक्का रखेंगे तो आपके तो 10 रुपए का सिक्का रखने के पीछे आपका क्या कारण हो सकता है? भाई 10 रुपए का सिक्का रखने के पीछे ये कारण है कि उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है, ठीक है। उसकी धातु की वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है। तो उसकी वैल्यू आई कैसे 10 रुपए के बराबर? उसकी वैल्यू आई तो उसके जो प्राधिकरण के द्वारा समर्थित है, यानी कि जिसने इसको बनाया है वो उसके द्वारा समर्थित है, तभी तो उसकी वैल्यू 10 रुपए के बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया? ऑप्शन ए सिडबी, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी आईएफसीआई, या फिर ऑप्शन डी नाबार्ड। तो ये डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है, वो किया नाबार्ड ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नाबार्ड, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, एनहाइड्राइड की जलयोजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए लाइमोनाइट, ऑप्शन बी मैग्नेसाइट, ऑप्शन सी केओलिन, ऑप्शन डी जिप्सम। तो एनहाइड्राइड की जलयोजन अभिक्रिया से बनता है जिप्सम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जिप्सम। देखिए एनहाइड्राइड को देख लेते हैं, एनहाइड्राइड एक कॉपर सल्फेट होता है। अच्छा, जब ये जलयोजन से गुजरता है तो ये जल्द से अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, लाइमोनाइट। लाइमोनाइट एक प्रकार का लौह अयस्क होता है, एक कमजोर लौह अयस्क होता है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट क्या होता है? ये एक खनिज होता है मैग्नेसाइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgCO3, ये मैग्नेसाइट का रासायनिक सूत्र होता है। आगे चलेंगे, काउलिन। काउलिन यह एक प्रकार का मृदा खनिज होता है, जिसका उपयोग सिरेमिक, कागज और अन्य उद्योगों में किया जाता है, काउलिन का यूज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त। यानी कि इन्होंने हमसे पूछा रामकृष्ण परमहंस का नाम इसमें से कौन सा है? जवाब है ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, यानी गदाधर चट्टोपाध्याय जो है वो रामकृष्ण परमहंस का ही मूल नाम है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी 1897 में। और कहां पर की थी? ये कलकत्ता के समीप बारानगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया, और इस सम्मेलन में जाने से पहले महाराज खेतड़ी के सुझाव पर इनका नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया गया, ठीक है। तो इनका पहला नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था इनका पहले नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और नरेंद्र नाथ दत्त से इनका नाम बदल दिया गया, स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। किसके सुझाव पर रखा गया? महाराज खेतड़ी के सुझाव पर रखा गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय यानी कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा उत्तराखंड नामक स्थानों पर खोला गया है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा था कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। आगे चलते हैं, देखिए सुभाष बोस ने इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। सुभाष बोस ने, याद रखेंगे इसे, सुभाष बोस ने इनको क्या कहा? आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता। अच्छा, अब आर्य समाज के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में, और इसके संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, और इनका मूल नाम था मूल शंकर। तो इनके जो मूल नाम है वो आपको याद रखने हैं, बहुत जरूर याद रखने हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अच्छा, रामकृष्ण मिशन का मूल नाम क्या था? इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये जो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का नारा था। और इनके गुरु का नाम था विरजानंद, याद रखेंगे इसे। और इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का विरोध किया, लेकिन महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का
समर्थन किया था इन्होंने। देखिए अब आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए हमारी इस क्लास का, तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जो क्लास आपने देखी है उस क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे, और आपको वहां पर मेरा चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए, बेल आइकन प्रेस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी इसमें से एक जो आप देख रहे हो क्लास को, आप पूरी क्लास देख के और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट लगा के आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, और विद इन 1 आवर के अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये है विधि पीडीएफ प्राप्त करने की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला और ऑप्शन डी बांसुरी। तो जो है वो सितार वादक हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सितार वादक। ठीक है, देखेंगे वीणा वादक और कौन कौन है। सरस्वती एस बालाचंद्रन, कृष्णा भगवतार, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्रा और राजीव तारकनाथ, ये हैं वीणा वादक। ठीक है, अच्छा सितार वादक देखेंगे, रविशंकर, विलायत खान, उमाशंकर मिश्रा, ये सितार वादक हैं। और हैं निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज खान और राजीव जनार्दन, ये सब के सब सितार वादक हैं। अच्छा तबला वादक देख लेते हैं, तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गोदई महाराज, तन्मय बोस और विक्रम घोष, ये मैं काफी बार करा चुका हूँ। ठीक है, याद रखेंगे आप इन्हें। बांसुरी वादक कौन है? बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये हैं बांसुरी वादक। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चाली, झुमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए सत्रिय, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन डी कथकली। देखेंगे चाली, झुमरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सत्रिय से संबंधित है। किससे संबंधित? सत्रिय से संबंधित है। अच्छा ये है क्या चीज सत्रिय के? देखेंगे तो थोड़ा सत्रिय के बारे में जानकारी लेते हैं और ये भी जानेंगे चाली, झुमरा, नादुभंगी क्या चीज है। देखिए सत्रिय नृत्य की दो प्रमुख धाराएं होती हैं, एक भूना संबंधी होती है, इसमें नाटक का ये क्या होता है, ये नाटक का हिस्सा होता है। इसमें गायन, भजन नाच, खरमना नाच जैसे नृत्य शामिल होते हैं। और स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र में होते हैं चाली, झुमरा, नादुभंगी जैसे नृत्य। ठीक है, कैसे नृत्य होते हैं? चाली, झुमरा, नादुभंगी जैसे नृत्य होते हैं स्वतंत्र में। देखेंगे थोड़ा सा चाली के बारे में। चाली जो है यह नृत्य हस्त मुद्राओं व पैरों के काम पर केंद्रित करता है, चाली नृत्य। और झुमरा जो होता है यह अपनी ऊर्जा और शानदारता के लिए जाना जाता है, और यह नृत्य तीव्र गति और जटिल नृत्य मुद्राओं से युक्त होता है, झुमरा नृत्य। और नादुभंगी ये सुंदर मुद्राओं और भावपूर्ण अभिनय के लिए जाना जाता है, नादुभंगी नृत्य। ठीक है, तो ये एक तरह से सत्रिय के पार्ट होते हैं, सत्रिय के भाग होते हैं ये सत्रिय नृत्य के। ठीक है, और ये सत्रिय नृत्य जो था वो एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि असम का है। और इसको असम का शास्त्रीय नृत्य कब बना था? ये सबसे लास्ट में बना शास्त्रीय नृत्य, और ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर 2000 को इसे शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था, सत्रिय को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। अच्छा तो अब भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अच्छा मणिपुरी जो कि मणिपुर से संबंधित है, सत्रिय असम से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है और कथकली केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल के कितने हो गए? 2। और लास्ट है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे इन्हें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी उड़ीसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिसी। सुतापा का तालुकदार किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। देखेंगे ओडिसी से और कौन कौन से कलाकार हैं। सुतापा तालुकदार, मिनाती मिश्रा, हरे कृष्ण बेहरा और कुमकुम मोहंती और केलुचरण महापात्र, ये हैं ओडिसी नृत्य के कलाकार। कौन कौन से? सुतापा, मिनाती हरे कृष्ण और कुमकुम केलुचरण, ये हैं ओडिसी के से संबंधित कलाकार। याद रखेंगे इन्हें। ठीक है, अच्छा कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी से संबंधित कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी, अपर्णा सतीशन, पद्मा रेड्डी और राधा रेड्डी और शोभा नायडू, ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो इन्हें भी जल्दी से ऐसे याद रखेंगे, यामिनी, स्वप्न, अपर्णा, पद्मा, राधा, शोभा नायडू। ठीक है, इसे 2-3 बार बोलेंगे जल्दी जल्दी तो आपको याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब भरतनाट्यम देख लेते हैं। भरतनाट्यम में से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल
और है मृणालिनी साराभाई। देखिए यामिनी कुचिपुड़ी से संबंधित भी हैं और भरतनाट्यम से सभी संबंधित हैं, ठीक है, यानी कि कुचिपुड़ी की भी कलाकार हैं और भरतनाट्यम की भी कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारे पास मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम देख मोहिनीअट्टम के हैं कलाकार स्मिता राजन, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर, राधा दत्ता, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, ये हमारे मोहिनीअट्टम के कलाकार, ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? वो होता है मध्य प्रदेश में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। अच्छा, कर्नाटक में कुद्रेमुखी खान है जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, ये याद रखेंगे भैया। कर्नाटक में क्या है? कुद्रेमुखी खान है जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। अच्छा, उड़ीसा में बॉक्साइट और लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है भारत के अंदर। उड़ीसा में क्या होता है? उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्पादन और लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत के अंदर होता है। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में टिन का सबसे अधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, और भंडार है छत्तीसगढ़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी विमानन, ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल, या फिर ऑप्शन डी रसायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रसायन, ठीक है। आज की क्लास हमारी इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।